नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। हिंदुस्तान में हर बरस जो बकरीद का त्यौहार आता है, मुस्लिम मनाते हैं उसको ज़्यादा, और लोग भी शामिल होते होंगे। उस वक्त गैर मुस्लिमों का एक तबका सोशल मीडिया पर बड़ा सक्रिय हो जाता है और अपील करने लगता है कि बकरों की कुर्बानी न दी जाए। जो बकरीद मनाने वाले लोग हैं, जिनकी धार्मिक भावनाएं जुड़ी है उनके साथ, वो जानवरों की कुर्बानी देते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, जिसको हिंदू धर्म में इसी किस्म की बात को बलि कहते हैं कि कहीं बकरे की बलि दी जाती है, कहीं मुर्गे की बलि दी जाती है, कहीं बंगाल में कहीं पे भैंसों की बलि भी दी जाती है, या नेपाल में कुछ बड़े विख्यात मंदिर हैं वहाँ पर भैंसों की बलि दी जाती है। कहीं खाड़ी के देशों में कहीं पर ऊँट की बलि दी जाती है। ऐसा अलग अलग देशों में जहाँ जो जानवर हैं, बहुत से धर्मों में बलि का रिवाज है, बहुत से धर्मों में। तो बकरीद चूँकि एक ऐसा त्यौहार है जिसकी चर्चा बहुत होती है, और हिंदुस्तान में जिन लोगों को लगता है कि मुस्लिमों को थोड़ा सबक सिखाना चाहिए, वो लोग लगातार इस बात को उठाते हैं कि बकरे के आकार का केक बनाकर काट दो। छत्तीसगढ़ में धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ लगातार सक्रिय डॉक्टर दिनेश मिश्रा, हम कुछ मौक़ों पे उनको इंटरव्यू भी कर चुके हैं। उन्होंने भी अभी एक लेख लिख के भेजा था। उन्होंने कहा था कि जानवरों की बलि नहीं होना चाहिए। दिनेश मिश्रा सभी धर्मों को एक नज़र से देखते हैं। उन्होंने लिख के भेजा था कि मुस्लिम समाज को केवल केक काट लेना चाहिए बकरे के आकार का और उसकी शक्ल का, बकरे नहीं काटना चाहिए, बलि नहीं देना चाहिए। उनका धर्म से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि कोई मांसाहार न करे। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग मांसाहार करते हैं उनके लिए क्या तो बकरीद और क्या दूसरा कोई त्यौहार। मेरा तो ये देखा हुआ है कि हिंदू धर्म के भी बहुत से त्यौहार रहते हैं जब लोग मांसाहार नहीं करते हैं। कुछ दिन तक, 9 दिन तक नवरात्रि में या किसी और मौके पर मांसाहार नहीं करते हैं, तो नवरात्रि खत्म होने के तुरंत बाद वो एकदम से उनमें से बहुत सारे लोग हिंदुओं में से टूट पड़ते हैं कि जाकर चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं। कोई मांसाहार करने वाली आबादी जो है हिंदुओं के भीतर कम नहीं है। इस धोखे में नहीं रहना चाहिए कि मांसाहार केवल मुसलमान करते हैं या केवल ईसाई करते हैं। हिंदुओं के बीच एक बड़ी आबादी ऐसी है जो मांसाहार करती है, नियमित रूप से करती है, उसका हक है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। आज इस पे चर्चा की कई वजह हैं। एक वजह तो यह है, अभी दिल्ली में एक घटना हुई। दिल्ली में जामा मस्जिद के पास में आधा किलोमीटर दूर एक जैन मंदिर है। वहाँ जैन लोगों ने सोचा, जामा मस्जिद के आसपास का इलाका है, बकरे बहुत बिकते हैं ईद के समय पे, मुसलमान लोग खरीदते हैं, उनकी कुर्बानी देते हैं, जिसको बलि कहते हैं हिंदू। तो उन्होंने देखा कि ये बकरे कटने जा रहे हैं, तो उन्होंने उसी बाजार से 125 बकरे खरीद लिए जैन समाज ने, और कहा कि इनको कटने नहीं देंगे। पैसा दिया। संपन्न तबका है, शाकाहारी तबका है मोटे तौर पर, घोषित रूप से। अघोषित रूप से कौन क्या करते हैं किसको क्या मालूम। तो जैन समाज के लोगों ने 15 लाख रुपए इकट्ठे किए आपस में, और इकट्ठे करके 124 बकरे उतने में आए। उतने खरीद के उन्होंने रखे हुए हैं जैन मंदिर में। अब उसको कोई बकरों का कोई एक शेल्टर हाउस कहीं कुछ बना रहे हैं वो। उस शेल्टर हाउस में अभी 615 बकरियां हैं, जिनको अलग अलग जगहों पर बकरीद के दौरान उन्होंने बचाया था, ऐसा उनका कहना है। अच्छा है, किसी भी धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यता को पूरा करने के लिए दूसरे धर्म के लोगों के बीच में दखल दिए बिना उसको पूरा करने का पूरा हक है। जैन समाज जाके तो नहीं रोक रहा है मुस्लिमों को कुर्बानी देने से बकरों की, ये केवल बकरों के बाजार से खरीद के ले आ रहा है। ऐसा दुनिया के और देशों में भी होता है। कहीं लोग पंछियों को खरीद कर उनको छोड़ देते हैं,
जिन पंछियों को, कबूतरों को कहीं पे लोग कैद करके रखते हैं तो वो जाकर पैसे देकर कबूतर खरीद कर उनको छोड़ देते हैं। ऐसे अलग अलग जानवरों को लोग छोड़ते हैं कि जान न जाए उनकी जान बचाने के मकसद से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं दुनिया के कई देशों में। हिंदुस्तान में चूंकि एक बड़ा मुद्दा बन गया है तो मैं यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे मांसाहार करने वाले लोगों की आबादी का अनुपात जो है उन प्रदेशों में मुस्लिम और ईसाई आबादी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। मुस्लिम और ईसाई आबादी को मांसाहारी समझा जाता है, लेकिन हिंदुओं की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा मांसाहारी है। मैं एक नक्शा देखकर आपको बताता हूँ, अभी मेरे पास तैयारी नहीं है, मैं ढूंढ के बतला रहा हूँ आपको। 2019 से 2021 के बीच का हिंदुस्तान का एक खान पान का मैप है, पुख्ता है, विश्वसनीय है। इसके मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में नॉन वेज खाने वाले, मांसाहार करने वाली आबादी जो है 81% है। इसमें 87% मर्द हैं। हिंदुस्तान के 87% मर्द नॉन वेजिटेरियन हैं, 75% महिलाएं नॉन वेजिटेरियन हैं। इसका मतलब ये है, आप समझिए इस बात को, कुछ समाज ऐसे हैं जो अपनी बुजुर्ग महिलाओं को, अगर वो पति खो बैठती हैं, जिसको आम बोलचाल में विधवा कहा जाता है, मैं उस शब्द के इस्तेमाल से बचता हूँ, ऐसी महिलाओं पे रोक टोक लगा दिया जाता है कि वो नॉन वेजिटेरियन फूड न खाए। इसलिए महिलाओं की आबादी कम होती होगी। बहुत सी ऐसी महिलाएं होगी जो सवर्ण, ब्राह्मण, बनिया ऐसे परिवारों की होंगी जिनके घरों में नॉन वेज नहीं बनता होगा, लेकिन जिनके बच्चे हॉस्टल जाकर नॉन वेज खाने लगते होंगे, जिनके पति या दूसरे पुरुष परिवार के वो बाहर खान पान करते हैं तो वो बाहर खाने लगे होंगे। इस हिसाब से 12% मर्द ज़्यादा हैं महिलाओं के मुकाबले जो नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं। अब मैं देखूं कि कौन कौन से प्रदेश हैं जहां पे नॉन वेजिटेरियन फूड अधिक खाया जाता है, मांसाहारी अधिक हैं जहां पे। लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये 91 और 94% हैं यहाँ पे। इसी तरीके से मैं उत्तर पूर्व को देख लूँ तो अरुणाचल में 99.8%, जहाँ पे गोमांस भी खाया जाता है, बीफ खाया जाता है, गाय का, भैंस का मांस खाया जाता है अरुणाचल में। असम में 99.5%, तकरीबन 100% आबादी वहाँ की। मेघालय 99.7, नागालैंड 99.9, मिजोरम 99.9। मिजोरम में मेरा देखा हुआ है, मैं कुछ एक स्कूलों का दौरा करने गया मिजोरम में, तो मैंने इच्छा जाहिर की थी कि वहाँ लंच का समय पास में है तो स्कूलों में बच्चों के साथ मिड डे मील खाना हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, संपादकों के लिए अलग से इंतजाम किया गया है। जब वहाँ के स्कूल में जाके मैंने पूछा उनसे कि बच्चों के लिए क्या इंतजाम है, रसोई घर तक पहुँचने के बाद बाहर रुक कर पूछा, कुछ गड़बड़ लगा मुझको। तो पता लगा कि पोर्क राइस और बीफ राइस, यानी गोमांस और चावल एक बना है खाना, और सुअर का गोश्त और चावल ये दूसरा खाना बना है। तो वहाँ स्कूल वालों ने कहा बच्चों के मर्जी पे है, दोनों में से जो खाएं वो लोग। तो ये मैं बतला रहा हूँ मिजोरम का आपको, जहाँ पर 99.9% लोग मांसाहारी हैं। मैं जहाँ कम है उसको भी गिना देता हूँ। राजस्थान 44%, गुजरात 49%, पंजाब 93%, हरियाणा 44%, हिमाचल 65%, उत्तराखंड 82%, दिल्ली करीब 80%, उत्तर प्रदेश 68%, मध्य प्रदेश 58%, मध्य प्रदेश में कम है, महाराष्ट्र में 81%। अब मैं इधर थोड़ा नीचे आ रहा हूँ हमारे इलाके में, छत्तीसगढ़ में 89%, तकरीबन 90%, छत्तीसगढ़ में तकरीबन 90% लोग मांसाहारी हैं।
कौन सा समाज, किस धर्म के लोग कितने बकरे खरीद पाएंगे, कितने मुर्गे खरीद पाएंगे, कितनी मछली खरीद के पानी में छोड़ पाएंगे। झारखंड छत्तीसगढ़ से और आगे है, आदिवासी इलाका है, 95.3। ओडिशा, ये भी आदिवासी हैं वहाँ पे, ओडिशा में भी, और समंदर के किनारे का हिस्सा भी है। 96%, झारखंड से भी आगे। बंगाल 99.3% मांसाहारी हैं। तेलंगाना हमारे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है एक तरफ, तेलंगाना में 97.3, छत्तीसगढ़ से करीब 8% ज़्यादा लोग हैं। आंध्र प्रदेश, दोनों एक ही राज्य थे, वहाँ भी 97.3। आंध्र से लगा हुआ तमिलनाडु है, 97.7। तमिलनाडु से लगे हुए 2 राज्य हैं, एक तरफ केरल एक तरफ पुदुचेरी। पुदुचेरी में 98.5, केरल में 99.1। केरल जो है करीब करीब नॉर्थ ईस्ट के बराबर है, उत्तर पूर्व के बराबर है नॉनवेज खाने में। तकरीबन सभी लोग नॉनवेज खाते हैं। मैं 1989 में वहाँ पर 21 दिन था, तो जिस होटल में मैंने थाली ऑर्डर की तो 20 रुपए की शाकाहारी थाली थी, और कुल 1 रुपए ज़्यादा देने पर 21 रुपए में मांसाहारी थाली थी। वहाँ बीफ चलता है, गाय का भैंस का मांस चलता है, केरल में, अरुणाचल में, गोवा में। अब हम ये देखें कि जैन समाज ने एक प्रतीकात्मक काम किया कि कुछ जानवरों की जान बचा ली। इस बार 125 बकरों की जान बचाई उन्होंने, अपनी मान्यता के हिसाब से जेब से खर्च करके बाजार से खरीद लिया, किसी का हाथ नहीं पकड़ा जाकर कि आप ये काम मत करो। ठीक है, उनकी जो मर्जी है करें, बकरों को इकट्ठा करके जितने समय तक वो पालें, मार तो सकते नहीं जैन समाज के लोग। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में मांसाहार करते कौन लोग हैं। अगर आप देखेंगे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में आपको हिंदू समाज के भीतर भी एक तबका जो है सवर्ण तबका मिलेगा, जिसमें ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, ऐसे लोग मिलेंगे आपको। इनकी वजह से इन प्रदेशों में मुझको लगता है कि कुछ बढ़ा है, शाकाहारी बढ़े हैं, मांसाहारी कम है इन प्रदेशों में। अब अगर हम देखें कि जो गरीब हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, एसटी एससी तबके के लोग, हिंदुस्तान में इनके बीच में तकरीबन 99% चलन होगा मांसाहार का। सभी लोग करीब करीब खाते होंगे, कुछ लोग धार्मिक मान्यता के कारण नहीं खाते होंगे, बाकी सब लोग खाते होंगे। पूरे देश की आबादी का औसत मैं बतला रहा हूं आपको। हिंदुस्तान में जहां पर असंगठित कारोबार है मीट का, मुर्गियां घरों में भी पलती हैं, सुअर कोई संगठित रूप से नहीं पाले जाते, मोहल्लों में, घरों में, गलियों में लोग सुअर पाल लेते हैं, बकरे लोग घरों में पाल लेते हैं, कहीं भी सड़क किनारे किसी कॉलोनी में। मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में घूमने जाता हूं, वहां की घास में चराने के लिए कई लोग 10-20 बकरे बकरियां ले आते हैं, चराते हैं वहां पे। हिंदुस्तान में मीट का जो कारोबार है बहुत संगठित नहीं है। होगा, कुछ हिस्सा संगठित होगा, पोल्ट्री फार्म बन गए होंगे, कुछ हिस्सा संगठित होगा, लेकिन बहुत सारा हिस्सा असंगठित है। लेकिन दुनिया का अगर देखें तो दुनिया का मीट का कारोबार, मांस का कारोबार, चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे वो गोटरी हो, बकरे बकरियां पालकर उनका मांस निकाला जाए, या डेयरी जिसको कहते हैं, जहां दूध भी निकाला जाता है, दूध मिलने तक, बाद में गाय भैंस को काट के उसको बेच देते हैं। तो बीफ इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, हिंदुस्तान में भी बीफ इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। पता नहीं मैं आपको बतला पाया हूं कि नहीं, हिंदुस्तान में बीफ इंडस्ट्री दुनिया में दूसरे नंबर पर है। शायद ब्राज़ील के बाद हिंदुस्तान बीफ का सबसे बड़ा निर्यातक है। बीफ में दोनों आता है, गाय का मांस भी आता है, भैंस का मांस भी आता है। वो कैसे कारखानों तक पहुंचता है, कैसे एक्सपोर्ट होता है, सरकार के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। कारखाने सारे के सारे, जो कसाई घर हैं, स्लॉटर हाउस हैं, मीट इंडस्ट्री हैं, ये सब सरकार के नियम कानून के तहत घोषित रूप से चल रही हैं।
कोई ऐसा गली कूचे में नहीं हो रहा कि कहीं कोई काट दे और बेच दे। दूसरी दिलचस्प बात यह भी है कि मीट के जितने कारखाने हैं, कारोबार हैं, इनको चलाने वाले अधिकांश लोग हिंदू लोग हैं। मुझको उसमें कोई आपत्ति नहीं लगती, स्वतंत्र हैं लोग अपना तय करने में। हिंदू बहुत सारे खाते भी हैं, कारोबार भी करते हैं, उनकी मर्जी है। मैं कौन होता हूँ रोकने टोकने वाला, मेरी नीयत भी नहीं है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान में गरीब तबका जितना है, जो गरीब है, उसको तरह तरह से घर में पाली गई मुर्गियाँ, उसका अंडा, घर में पाल ली गई 5-10 बकरियां, उसका गोश्त, या कुछ समाज के लोग जो हैं सुअर पालते हैं, उसका गोश्त। जिन राज्यों में गाय और भैंस काटने की छूट है कानूनी, वहाँ पे उनका गोश्त। ये असंगठित कारोबार बहुत बड़ा है। ये सड़क किनारे घूरे पे खाकर या कहीं पे घास खाकर चलते हैं। इनके ऊपर अलग से पश्चिमी देशों की तरह पानी और खेत खर्च नहीं होते। अब पानी और खेत खर्च कैसे होते हैं ये मैं बतला रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान की बात को एक लाइन में खत्म करूं। हिंदुस्तान में गरीब तबका बहुत खाता है नॉनवेज। उसको जो पौष्टिक आहार जो मिलता है, जो चाहिए उसको, प्रोटीन चाहिए, दूसरी चीजें चाहिए, वो उसको मांसाहार से सस्ते में मिलता है, बहुत महंगा नहीं पड़ता उसको, क्योंकि असंगठित वर्ग से आया हुआ मांस है। तो वो उस तरह से महंगा नहीं है जैसा पश्चिमी दुनिया में या बाकी दुनिया में है। इसलिए यहाँ पर गरीब लोग जो हैं वो मांसाहार छोड़ने तैयार नहीं होंगे। उनके घर में सस्ते में बन जाता है वो, और उनके बदन की ज़रूरत को पूरा करता है। हिंदुस्तान जैसे देश में मांसाहार पैदा करना, मांस को पैदा करना, इससे पर्यावरण का भी उतना नुकसान नहीं होता है जितना पश्चिमी या दूसरे विकसित देशों में होता है, जहां ये बड़ा संगठित कारोबार है। मैं जरा वहां के आंकड़ों की तरफ ले चलता हूं कि वहां पर्यावरण की एक फिक्र आ रही है कि 1 किलो मांस तैयार करने में कितना पानी लगता है, जानवर को पालने में, उसको बड़ा करने में, उसके बाद उसको काटने में, उसको मीट इंडस्ट्री जो कहलाती है उसमें पानी कितना लगता है। मैं अगर बताऊंगा तो आप थोड़ा हैरान होंगे। मैं पूरे दुनिया का औसत बता रहा हूं, ये भी साफ कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में इतना नहीं लगता है, लेकिन पूरी दुनिया का औसत ये बताता है 1 पाउंड वजन जो है आधा किलो से कम होता है। आधा किलो से कम मांस तैयार करने में 10,000 लीटर पानी लगता है। 10,000 लीटर पानी लगता है आधा किलो से कम मांस तैयार करने में। अब आप सोचिए, दुनिया में आज जो पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, जो छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले से एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर हुई है, पानी नहीं है वहां पर। पूरी दुनिया में पानी की बहुत कमी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध जो है वो यूक्रेन को लेकर या गाजा को लेकर, इजराइल को लेकर या रूस को लेकर नहीं होगा, भारत और चीन के बीच नहीं होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं होगा। अगला विश्व युद्ध दुनिया में पानी पे काबू के लिए होगा, पानी पर कब्जे के लिए होगा। ये ऐसी चर्चा है, बरसों से चल रही है कि पानी इतना मायने रखेगा, बिन पानी सब सून। तो मैंने आपको एक आंकड़ा बतलाया कि आधा किलो से कम गोश्त तैयार करने में, जानवर को पालने में, रख रखाव में और मीट इंडस्ट्री पे जो खर्च होता है पानी, 10,000 लीटर पानी खर्च होता है। 2400 गैलन से अधिक। 1 पाउंड मांस पे 2400 गैलन से अधिक पानी खर्च होता है। मैंने उसको किलो और लीटर में बदला है, तो आधा किलो से कम पे 10,000 लीटर पानी लगता है। ये एक बात हुई। अब दूसरा एक आंकड़ा है और भयानक है, उसको भी देखिए। पूरे दुनिया में फसल के जितने भी खेत हैं, ये आंकड़े मैं अपने मन से पैदा नहीं कर रहा हूँ, ये फसल वाले आंकड़े बतला रहा हूँ, पानी वाले आंकड़े बतला रहा हूँ। कोई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का आंकड़ा है, वहाँ के रिसर्च का, कोई ग्रीन पीस आंदोलन जो है वहाँ से निकले हुए आंकड़े हैं। पूरे दुनिया में
फिक्र हो रही है इस बात को कि लोगों का संपन्नता के साथ मीट खाना बढ़ रहा है बाहर की दुनिया में। हिंदुस्तान में थोड़ा अलग है मामला, यहाँ गरीब लोग भी खाते हैं तरह तरह का मांस, सस्ता है यहाँ पर। पूरी दुनिया में जितने खेत हैं तरह तरह के जहाँ फसल ली जाती है, उनमें से 2/3 परसेंटेज में 65-66% करीब 2/3 खेत ऐसे हैं जिनमें जानवरों के लिए फसल उगाई जाती है। कुल 1/3 खेत ऐसे हैं जिसमें इंसानों के लिए फसल उगाई जाती है। आपको एक अंदाज बतला रहा हूं मैं कि मांस तैयार करना, मांस के लिए जानवरों को तैयार करना, ये कितना महंगा है धरती के लिए, पर्यावरण के लिए, उसको बतला रहा हूं मैं। पूरी धरती के सारे खेत मिला लें तो उसमें से 2/3 खेत जानवरों के इस्तेमाल के लिए उपज उगाते हैं, चाहे वो चारा उगाएं, घास उगाएं, चाहे किसी किस्म का अनाज उगाएं जो कि जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। अब रह गए 1/3 खेत, कुल 33% खेत धरती के रह गए। इस 33% खेतों में भी जो उपज होती है, इसका भी इंसानों के इस्तेमाल के बाद इसका कुछ हिस्सा जो है वो इंडस्ट्री के काम में आता है। जैसे जौ से बियर बनती है, किसी और अन्न से शराब बनती है, कुछ तरह के अन्न जो है उनसे अल्कोहल बनता है कई तरह के इस्तेमाल के लिए। तो ये जो 1/3 अनाज उग रहा है खेतों में, 1/3 खेतों का अनाज जो है वो भी इंसानों के पूरे काम में नहीं आ रहा है, वो इंडस्ट्री में भी जा रहा है और उसका कुछ हिस्सा जानवरों के भी काम आ रहा है। जैसे अनाज पुराना हो गया, घुन लग गया, फसल अच्छी नहीं हुई, बारिश में भीग गया, या उगाते भी ऐसा है जो जानवरों के भी काम आ जाए, तो जानवरों को भी मिल रहा है बचे हुए 1/3 में से 2/3 उन्हीं को समर्पित है। अगला खतरा पर्यावरण को मांसाहार की वजह से, मैं जैन नहीं हूं, मैं धार्मिक भी नहीं हूं, जानवरों को काटने से मेरी कोई धार्मिक भावना जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन पर्यावरण की समझ मेरी जुड़ी हुई है। पूरी दुनिया में पर्यावरण शास्त्री इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि जो खपत बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति खपत, संपन्नता के साथ मांस की खपत बढ़ रही है, उसके कारण जंगल काटे जा रहे हैं बहुत तेजी से। किस लिए? ताकि जंगलों की जगह खेत बनाए जा सकें। किस लिए? ताकि उन खेतों में जानवरों के लिए अन्न या चारा उगाया जा सके। ये एक बात हुई। दूसरी बात, पानी के बहुत सारे सोर्स जो हैं उनके आसपास मीट इंडस्ट्री, जानवरों को पालना और मीट इंडस्ट्री इस तरह से वहां बढ़ रही हैं कि थोड़े से जगह में जहाँ पे पानी बहुत उपलब्ध है, चारा उपलब्ध है, खेत हैं, वहीं पर ये इंडस्ट्री लग रही है, वहीं पर पशुपालन हो रहा है। उसकी वजह से वो इलाके प्रदूषण के भी शिकार हो रहे हैं, प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। तो अब मैं इस पे आता हूँ कि जानवरों को पालने के लिए जंगलों की सफाई हो रही है तेजी से, जंगल गिराए जा रहे हैं तेजी से। दुनिया के कई देश, ब्राज़ील के बारे में आता है कि ब्राज़ील में जंगल किस रफ्तार से कट रहे हैं, और ब्राज़ील दुनिया का नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर देश है, ध्यान रखिएगा। ऐसे बहुत सारे और देश हैं जहाँ पर जंगलों को काट के खेत बनाए जा रहे हैं, खेतों में जानवरों का चारा या उनके लिए अनाज उगाया जा रहा है ताकि मीट का कारोबार बढ़ सके। एक दूसरा आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। 1961 से लेकर 2021 तक करीब 60 साल, इस 60 साल में दुनिया का औसत मीट कंजम्पशन, एक औसत धरती के औसत व्यक्ति का साल का औसत मीट कंजम्पशन करीब करीब दुगना हो गया है। दुगने से 2%, 3% कम है, दुगना हो गया है 60 साल में। इसका मतलब यह है लोगों में संपन्नता बढ़ी है, लोगों में मांसाहार बढ़ा है, लोगों का मांसाहार ज़्यादा करना हो रहा है,
ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं। पर्यावरण के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है। और एक बात को समझ लीजिए, मैं गांधी के नज़रिए से, जैन समाज के नज़रिए से, किसी और धार्मिक नज़रिए से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल धरती को बचाने के नज़रिए से बात कर रहा हूँ। और धरती का कुछ नहीं बिगड़ना है, धरती तो बची रहेगी। इंसान ही खत्म होंगे पहले, धरती का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो धरती के इंसानों को बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है मीट इंडस्ट्री के कारण, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो रहा है मीट इंडस्ट्री के कारण। मैं टुकड़े टुकड़े में आपको बतला रहा हूँ, ज़्यादा खुलासे में बताऊंगा तो करीब 1.5-2 घंटा बोलना पड़ेगा मुझको। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जंगल गायब हो रहे हैं, पानी खत्म हो रहा है, अंधाधुंध पानी लग रहा है, प्रदूषण हो रहा है, और ज़रूरत से ज़्यादा मांस खाने की वजह से इंसान की सेहत पे बुरा असर हो रहा है। जो आप देखते हैं कुछ देशों में, जो मांसाहारी देश हैं, विकसित हैं, पश्चिम के हैं, उनके बदन आपको बहुत भारी भरकम दिखेंगे। मांस खाना बढ़ते चले जा रहा है ऐसे देशों में, और उसकी वजह से ओबेसिटी, जिसको मेडिकल मोटापा कहते हैं, जो एक बीमारी की तरह है, वो मोटापा बढ़ते चल रहा। मैं केवल साइंस की बात कर रहा हूँ, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी धर्म के शाकाहार मांसाहार से। जिनको काटना है वो काटें, जिन जानवरों को काटना जहाँ पर कानूनी है वहाँ पे उनको काटें, मेरा कोई प्रेम नहीं है। मैं खुद शाकाहारी हूँ, लेकिन मैं शाकाहार की वकालत नहीं कर रहा हूँ। मुझको किसी मांसाहारी से भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में आज मांसाहार कई तरह से बर्बादी कर रहा है इंसानों की और कुदरत की, प्रकृति की। धरती बची रहेगी, धरती एक ठोस चीज़ है। आखिरी इंसान भी जब धरती से खत्म हो जाएंगे तब भी धरती बची रहेगी। एक दिलचस्प बात यह है कि धरती पर इंसानों की आबादी जैसे जैसे घटती चली जाएगी, वैसे वैसे धरती की बर्बादी घटते जाएगी। पर्यावरण का नुकसान कम होगा, प्रदूषण कम होगा, प्राकृतिक साधनों का दोहन कम होगा, कोयले की बिजली कम बनेगी, डीजल पेट्रोल कम जलेगा, प्रकृति सुधरेगी। जैसे जैसे इंसान कम होंगे, किसी दिन कोरोना जैसी किसी महामारी से एक कल्पना कीजिए, धरती के सारे ही इंसान खत्म हो गए, तो धरती जिंदा रहने के लिए, लोगों के रहने के लिए एक बेहतर ग्रह बन जाएगी। हो सकता है उस दिन मंगल या और दूर के दूसरे ग्रहों के लोग आकर यहाँ देखें कि हाँ, अब ये रहने लायक है, इसको बर्बाद करने वाले इंसान चले गए हैं। ऐसा हो सकता है एक दिन। तो अभी फ़िलहाल मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि पर्यावरण का इतना नुकसान हो रहा है दुनिया की मीट इंडस्ट्री से, मांसाहार से बड़ा नुकसान हो रहा है। संगठित कारोबार, इंडस्ट्रियल मीट प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल पोल्ट्री प्रोडक्शन, इन सब से हिंदुस्तान जैसे बहुत से गरीब देश हैं जहाँ घरों में पाल लेते हैं लोग जानवरों को, उनको काट के खा जाते हैं। उनके लिए न खेत लगते हैं, न उनके लिए नदियों का पानी लगता है, वो अपने घर के ही कामकाज के साथ में पाल लेते हैं और खा लेते हैं। ये अलग है हिंदुस्तान का मामला। लेकिन पूरी दुनिया लोगों के मांसाहार की वजह से एक भयानक कल की तरफ बढ़ रही है, भयानक कल की तरफ। पानी की भयानक कमी, क्लाइमेट चेंज, जंगल कटते जा रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं। जो खेत हैं वो मोटे तौर पे अब जानवरों के लिए रह गए हैं। 33% के खेत इंसानों के लिए हैं, 66% से ज़्यादा खेत जानवरों के लिए रह गए हैं। सोच के देखिएगा, क्या कोई समाज, कोई देश, कोई आय वर्ग ऐसा हो सकता है जो बिना मांस के एक अधिक न्यूट्रिशन पा सके, खान पान की उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकें, देह की ज़रूरतें पूरी हो सकें, उसकी प्रोटीन की और दूसरी ज़रूरतें पूरी हो सकें? क्या ऐसा हो सकता है? और मैं एक दिलचस्प बात दूसरी और बताता हूँ। जो लोग मछली खाते हैं, जो मछलियाँ समंदर से आती हैं, समंदर में कोई खेत नहीं है, समंदर में इंसानी पानी नहीं लगता है,
समंदर का पानी इंसान बाहर इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, खारा रहता है, न खेत में डाल सकते न पी सकते, खारा पानी रहता है। वहाँ मछलियों का खूब दोहन होता है, बड़े बड़े जहाज़ें जाते हैं, हिंदुस्तान के भी बोट जाती हैं, बड़ी बड़ी नौकाएं जाती हैं, समंदर से मछली पकड़ के लाती हैं। इसीलिए आप देखिए, मैं आपको बतलाऊं, ये नक्शा मैं आपको बतला रहा हूँ। तमिलनाडु 97%, पुदुचेरी 98%, केरल 99%, गोवा 96%, आंध्र 97%, ये सब समंदर के किनारे वाले प्रदेश हैं। उड़ीसा समंदर के किनारे वाला 96% लोग मांसाहारी हैं। बंगाल समंदर के किनारे वाला 99.3% मांसाहारी हैं लोग। महाराष्ट्र में 81% हैं मांसाहारी। तो समंदर के किनारे से जो मछलियां आती है उसके ऊपर इंसान को खेत पानी खर्च नहीं करना पड़ता, उन मछलियों के लिए जंगल नहीं कटते। समंदर अपार संपदा है, समंदर की क्षमता अपार है। उसमें इंसान जितनी मछलियां पकड़ते हैं उसमें इंसानों को उन मछलियों को पैदा करने के लिए, बड़ा करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो केवल चले जाओ और जाके पकड़ के ले आओ। तो इसका एक फर्क समझिएगा बाकी किस्म के मांसाहार में और जो मीट इंडस्ट्री है, मीट शब्द अलग है, उसका फर्क समझिएगा। तो मैं बस आज यही कहने आया हूँ, मेरा जैन समाज के इस अभियान से कोई लेना देना नहीं है। उनको जितना और बकरा खरीदना है खरीद लें, न उससे मेरे खाने में कमी पड़ेगी, न मैं कोई समाज बकरा खाता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। जब तक कानूनी है तब तक कानूनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मांसाहार आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा खतरा बनते चल रहा है। जो संपन्नता है वो मांसाहार में बदलते चले जा रही है। संपन्न देशों के संपन्न लोग बहुत मांसाहार कर रहे हैं। उनकी क्वांटिटी, उनकी मात्रा जो है बढ़ते चल रही है। हर साल उनकी मात्रा बढ़ते चल रही है। ये कहाँ जाके रुकेगा मुझको नहीं मालूम है। जो बहुत गरीब देश हैं वो तो बिना औद्योगिक मीट इंडस्ट्री के चल रहे हैं, तो यहाँ पर तो पर्यावरण को उतना नुकसान नहीं है जैसा कि हिंदुस्तान है। यहाँ भी होगा। जो हिंदुस्तान बीफ एक्सपोर्ट में जो 2 नंबर पे आ गया है दुनिया में, ये हाल के सालों में बड़ी कामयाबी है, ये औद्योगिक कामयाबी, एक्सपोर्ट कामयाबी। उसके लिए ज़रूर पानी वगैरह लगता होगा, मैं नहीं जानता, वो सरकार के देखने का मामला है। लेकिन आम लोगों के खाने के लिए जो इंडस्ट्री चलती हो, उसके लिए जितना खेत पानी, प्रकृति, कुदरत, ये सब खर्च हो रहे हैं, ये भयानक है। इसको सोच के देखिएगा। मैं एक आंकड़ा एक बार और दोहरा देता हूँ। पिछले 60 साल में इंसानों की औसत मांस की खपत जो है प्रति व्यक्ति, वो 50 से बढ़कर 98 हो गई है, तकरीबन 2 गुना हो गई है। ये एक आंकड़ा। दूसरा आंकड़ा ये है, आधा किलो से कम मांस तैयार करने में 10,000 लीटर पानी लगता है। सोच के देखिएगा कि क्या मांसाहार सच में करना चाहिए या शाकाहारी रहना धरती को लंबे समय तक चलाएगा, लंबे समय तक। सोच के देखिएगा। मेरा जो अंदाज है, जितना मैंने सुना है, शाकाहारी लोग ही मांसाहारी बन रहे हैं। धार्मिक रीति रिवाज, जात, पारिवारिक संस्कार जहाँ पीछे छूटते हैं, वहाँ लोग नई आदतें सीखते हैं। तो शाकाहारी लोग मांसाहारी ज़्यादा बन रहे हैं। धरती की आबादी में मांसाहारियों का अनुपात बढ़ते चलेगा। मांसाहारियों में से शाकाहारी हो जाएं लोग, ऐसा बहुत कम होता है, अपवाद होता है ऐसा। तो धरती जो है खतरे की तरफ बढ़ रही है। मांसाहार जो है वो धरती को एक खतरनाक अंत की तरफ ले जा रहा है। क्या होगा मुझको नहीं मालूम। मैं किसी धार्मिक भावना से नहीं बोल रहा हूँ, एक बार फिर साफ कर दूं। अलग अलग 2-3 खबरें हैं, उन खबरों को मिलाकर मैं ये बात कर रहा हूँ आज। सोच के देखिएगा। और एक चीज चलते चलते मुझको याद आया है, दक्षिण कोरिया।
दक्षिण कोरिया की राजधानी है सोल। वहाँ पे वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चावल बनाया है जिसमें उन्होंने जानवरों के बदन के कुछ डीएनए डाल दिए हैं, जीन्स डाल दिए हैं। मेरी वैज्ञानिक भाषा थोड़ी अटपटी हो सकती है यहाँ पे। कोशिकाएं कुछ एक उन्होंने जानवरों के बदन से लेकर चावल में डाल दी है। मैं एक बार पहले बोल चुका हूँ यहाँ पे इस बारे में, आज एक पासिंग रेफरेंस में चलते चलते इस बारे में कह रहा हूँ। एक खास गुलाबी चावल तैयार किया है। जो हिंदुस्तान से जो मीट एक्सपोर्ट होता है, बीफ एक्सपोर्ट होता है, उसको भी पिंक इंडस्ट्री कहते हैं। उससे जो अंतर्राष्ट्रीय डॉलर मिलते हैं उसको भी पिंक डॉलर कहते हैं। जैसे खाड़ी के देशों के तेल और डीजल का जो पेमेंट उनको मिलता है उसको पेट्रो डॉलर कहते हैं, पेट्रोलियम से मिला हुआ। हिंदुस्तान को पिंक डॉलर मिलता है। आप डॉलर का नोट दिखे तो उसमें गुलाबी रंग मत देखिएगा, ये केवल बोलचाल का है। बहुत पैसा आ रहा है हिंदुस्तान में बीफ एक्सपोर्ट करने से। तो ये चावल जो सोल में जो विकसित किया है वैज्ञानिकों ने, वहाँ पर बन गया है, वहाँ पर विकसित हो गया है। जानवरों की कोशिकाएं उसमें डाली गई हैं चावल के दाने में। अब जो चावल बन रहा है ये वाला पिंक राइस, ये रंग में गुलाबी होगा कि नहीं मुझको नहीं मालूम है, लेकिन इससे प्रोटीन की कमी दूर होगी। आज हमारा जो हिंदुस्तानी देहाती चावल हम लोग जो खाते हैं इसमें प्रोटीन की कमी दूर नहीं होती है हमारी। ये जो चावल बन रहा है इसमें जानवरों की कोशिकाएं डाली गई हैं, इससे हाइब्रिड चावल बन रहा है। इसमें प्रोटीन मिलेगा, खाने वाले लोगों को चावल से प्रोटीन मिलेगा। आज ये जो चावल है उसमें मोटे तौर पे केवल कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन बहुत ही थोड़ा सा है। ये हाई प्रोटीन रिच चावल गुलाबी आ गया। दूसरा दिलचस्प बात, इससे आपको मांसाहार वाला फायदा तो होगा, प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये जो फसल है चावल की, इसमें बीफ यानी गाय भैंस का गोश्त तैयार करने के मुकाबले जो कार्बन इमिशन होता है, जो प्रदूषण होता है हवा में, वो 8 गुना कम होगा। 8 गुना कम होगा। मांस के गुण मिल जाएंगे इस चावल को खाने वाले को, लेकिन 8 गुना कम कार्बन इससे पैदा होगा। अगर इतना ही गोश्त अगर खाए रहते जितना गुण है इसमें, तो 8 गुना ज़्यादा उससे बीफ इंडस्ट्री प्रदूषण करती है धरती पे। तो ये धरती के लिए भी किफ़ायती है, लोगों के लिए भी किफ़ायती है। दिक्कत थोड़ी सी एक है, मेरे जैसे लोग जो कि शाकाहारी हैं, जो कि दुनिया के कई देशों में गए हैं जहाँ शाकाहार की कोई सोच भी नहीं है, ऐसे बहुत से देशों में मैं बहुत समय रहा। वहाँ में मुझको ढूंढना पड़ता है कि शाकाहारी मुझको क्या मिलेगा खाने के लिए। कहीं कहीं मठा और एक टुकड़ा डबल रोटी पे भी, एक केला पे भी एक दिन निकालना पड़ा है, ऐसा भी हुआ है। उन जगहों पे जब ये चावल इस्तेमाल होगा उनको कोई दिक्कत नहीं है मांसाहार से। तो हिंदुस्तानी लोग जब जाएंगे ये बाहर चावल खा सकेंगे नहीं, मुझको नहीं मालूम। इसका रंग अलग रहेगा कि नहीं रहेगा। इस रंग को अगर मान लीजिए वेज बिरयानी बना देंगे तो क्या इसका गुलाबी रंग दब नहीं जाएगा? किसका कैसा इस्तेमाल होगा? शाकाहारी लोग कैसे इस चावल से जूझेंगे, कैसे पहचानेंगे? ऐसी कई दिक्कतें आएगी। और इसमें किस तरह के जानवर के गोश्त की कोशिकाएं डाली गई हैं ये भी एक मुद्दा रहेगा। उनको निकाला कैसे गया है? क्योंकि दुनिया में धार्मिक आधार पे जानवर को काटने के कई अलग अलग तरीके हैं। एक हलाल है, एक झटका है, कुछ यहूदी लोग कोशर या कुछ कहते हैं, मुझको ज़्यादा नहीं मालूम है। ऐसे अलग अलग हैं, कई तरह की रस्में हैं जानवरों को मारने की भी रस्में होती हैं। तो अब ये चावल ये क्या कहेगा अपने आप को कि हलाल चावल है कि ये झटका चावल है कि कोशर चावल है? देखना पड़ेगा। मेरे सामने दिक्कत केवल यही रहेगी कि बाहर जाके चावल में पूछना पड़ेगा कि वेजिटेरियन चावल है कि नॉन वेजिटेरियन चावल है, ये कोरिया से आया है, ये गुलाबी रंग का है कि कैसा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें
रंग अलग डाल दिया जाएगा ताकि लोग इसको पहचान सकें। आप सोचिए कि आपको शाकाहारी रहना है, मांसाहारी रहना है, कैसा रहना है, फैसला आपका है। मैंने तो केवल धरती का जो हाल हो रहा है मांसाहार से, और ये तमाम शोध कार्य जो हैं इनमें से कोई भी जैनियों के किए हुए नहीं हैं। ये पश्चिम के उन यूनिवर्सिटीज़ के उन वैज्ञानिकों के हैं जो मोटे तौर पे बुनियादी तौर पर मांसाहारी हैं। वहाँ के लोग ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, मांस खाते हैं, बीफ खाते हैं, सब खाते हैं। उनका नतीजा ये है, निष्कर्ष। सोच के देखिएगा, आपने शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह के दोस्तों को भेज के देखिएगा। मुर्गा, मछली, बकरा, जो जो कानूनी है जहाँ पर, वो लोग देखें किस तरह का खाना है, कहाँ से आता है, धरती पर कितना बोझ बनने जा रहा है, कम करें तो कैसे करें, क्या ये सेहत के लिए भी अच्छा है, इंसान की सेहत के लिए भी, क्या ये धरती की सेहत के लिए भी अच्छा है। सोच के देखिएगा। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई फीस नहीं है। नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा ताकि आपको दिन में एक बार जब हम पोस्ट करते हैं व्हाट्सएप पर एक मैसेज आ जाएगा कि हमने पोस्ट किया है। और हाँ, अगर आप इसको पसंद नापसंद, सहमत असहमत, आपके कोई सुझाव हों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसको दोस्तों को भेजिएगा। आपकी ज़िंदगी से ये दिन में 3 टाइम आपको प्रभावित करता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। 3 बार प्रभावित करता है ये मुद्दा। इस पे चर्चा ज़रूर कीजिएगा अपने आसपास के लोगों से, उनको भेजिएगा और बाद में कहिएगा हम मिलेंगे तब बात करेंगे, या फ़ोन पे बात करेंगे तब इस बारे में चर्चा करेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह और, कि आप शाकाहारी हों या मांसाहारी हों, अपने खान पान को सेहतमंद रखिए। अगर आप शाकाहारी हैं और खूब सारा मीठा खाते हैं, खूब सारा तला हुआ खाते हैं, खूब सारा मैदा खाते हैं, शक्कर, घी, तेल खूब सारा खाते हैं, तो ये तय मान लीजिए कि जो बड़े बड़े 5 सितारा हॉस्पिटल हैं, आप उनके लिए तैयार हो रहे हैं। हार्ट के ऑपरेशन के लिए, आर्टरीज़ के लिए, किसी और बीमारी के इलाज के लिए, उनके लिए आप तैयार हो रहे हैं। कभी कभी मुझको ये भी लगता है कि फास्ट फूड इंडस्ट्री जो है उसको शायद ये बड़े अस्पताल सब्सिडी देते होंगे कि लोगों को और खिलाओ, उसके बाद उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं मजाक में कह रहा हूँ, ऐसी कोई साजिश हो रही होगी नहीं लगता है मुझको, लेकिन दोनों का धंधा बढ़ा रहा है एक दूसरे को। लोग अस्पतालों का भरोसा कि कोई भी हो जाए, आर्टरी स्टेंट लग जाएगा, बाईपास हो जाएगा, लोगों का ये भरोसा जो है उनको खाने देता है अंधाधुंध। तो अस्पताल फूड इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं, फास्ट फूड इंडस्ट्री को। फास्ट फूड इंडस्ट्री बड़े अस्पतालों के बड़े ऑपरेशन के लिए मरीज तैयार कर रहे हैं। तो ये दोनों एक संगठित तरीके से ये कारोबार चाहे ना कर रहे हो यही रहा है। दोनों एक दूसरे का धंधा बढ़ा रहे हैं। आप अपने खान पान को सेहतमंद रखिए। अपने डॉक्टर से पूछिए, परिवार के बुजुर्गों से पूछिए, और लोगों से पूछिए। मेरा कोई लेना देना नहीं है कि आप मांस खाते हैं कि नहीं, आपकी मर्जी है। मैं किसी प्राणी की जान बचाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो जो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है उसको छोड़ दीजिए। आप कितना भी महंगा इलाज कराने के लायक होंगे, इलाज से बिगड़ी हुई सेहत 100% कभी नहीं सुधरती, कभी 100% सेहत वापस नहीं आती। खान पान पे बहुत ध्यान दीजिए। फिर मिलेंगे।